हेलो बच्चों। तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों, वो है आपका एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक डाउट अगर आपको किसी भी शब्द में है, किसी भी लाइन में है तो उसको क्लैरिफाई करेंगे और आपको एग्जाम के लिए इतना रेडी कर देंगे कि आपके इस लेक्चर के बाद और कोई डाउट्स ना रहे इस चैप्टर से। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों, जब हम ये शब्द इतनी बार कह रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड, तो हम कहना क्या चाहते हैं? ये लिविंग है क्या? ये लिविंग है क्या? देखो बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो लिविंग को नॉन लिविंग से क्या करते हैं? लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करते हैं। जो कुछ कैरेक्टर्स आपकी बुक में एनसीईआरटी में कुछ पार्ट डिलीट होने से पहले थे, उसको जानना बहुत जरूरी है ताकि आपको आगे की और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। तो वो कैरेक्टर्स कौन से थे? वो कैरेक्टर्स थे ग्रोथ, वो कैरेक्टर था रिप्रोडक्शन, वो कैरेक्टर था रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई, वो कैरेक्टर था मूवमेंट लोकोमोशन, और वो कैरेक्टर था कॉन्शियसनेस। ये कुछ मोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं जो हम ये समझेंगे कि लिविंग में होते हैं, नॉन लिविंग में नहीं होते हैं, या दोनों में होते हैं। कौन सा कैरेक्टर है जो डिफाइनिंग है, कौन सा कैरेक्टर है जो डिफाइनिंग नहीं है। अब आप मुझसे बोलोगे, देखो ग्रोथ तो होती है लिविंग में, ग्रोथ तो होती है। पहले हम छोटे थे, अब हम बड़े हुए हैं, हमारी हाइट इंक्रीज हुई है, हमारा वेट इंक्रीज हुआ है। तो ग्रोथ क्या होता है बच्चों? ग्रोथ होगा, ग्रोथ को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज increase in size, mass and number of cells। तो क्या क्या हुआ है? साइज बढ़ा है, मास बढ़ा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़े हैं, एक सेल का साइज इंक्रीज हुआ है। एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे हो रहा है? उसके सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले वो एक सेल था, अब वो 2 सेल है, अब वो इतने सारे सेल्स हो गया। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ हो रही है, अगर मैं बोलूंगी ये जो ग्रोथ हो रही है, ये क्या हो रही है बच्चों? ये इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, यानी कि इंटरनल ग्रोथ हो रही है, इंटरनल ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे खड़े थे, आपके ऊपर से आके चीजें कुछ जमी और आपकी ग्रोथ हुई, नहीं। आपकी बॉडी के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, आपके जितने भी मटेरियल्स हैं उनके अंदर क्या हुआ? साइज इंक्रीज हुआ, मास इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए। ठीक है, एक्यूमुलेशन हुआ, किसका? प्रोटोप्लाज्म का हुआ, ग्रोथ हुई। ग्रोथ कहां से हुई? ग्रोथ हुई इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड, इंट्रिंसिक ग्रोथ। यहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप देखिए एग्जाम्पल एक माउंटेन का, या आप एग्जाम्पल देख लो बच्चों एक रॉक का, आप क्या पाते हो उसमें? आप ये पाओगे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूं कि ये मैंने एक रॉक रखा है, ठीक है, यहां से बहुत हवा आ रही है, हवा के साथ सैंड आती है, हवा के साथ मिट्टी आती है, ये रॉक बीच में है, धीरे धीरे इस पे मिट्टी जमना शुरू होगी, और थोड़े समय बाद और थोड़ी मिट्टी जमा होगी, और थोड़े समय बाद थोड़ी और मिट्टी जमा होगी। तो आप क्या देख रहे हो? पहले इसकी हाइट इतनी थी, अब इसकी हाइट इतनी है। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे साइज बढ़ गया, इसका, इस रॉक का वेट बढ़ गया, इसका मास बढ़ गया। ठीक है, अब जब आप इस तरीके की ग्रोथ देखते हैं जहां पे एडिशन हो रहा है मटेरियल का, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सैंड का एडिशन हो रहा था आपके इस रॉक पर, तब आप इस तरीके की ग्रोथ को, जो बाहरी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, वो भी ग्रोथ है। तो अगर
ह्यूमन बींग्स में एग्जाम्पल के तौर पर इंटरनल ग्रोथ हो रही है और नॉन लिविंग थिंग्स में तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, तो क्या आप ग्रोथ को एक डिफाइनिंग फैक्टर रख सकते हो जो आपको बिल्कुल पुष्टिकरण कर दे इस बात का कि कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कौन सी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो जवाब है नहीं। ग्रोथ एक कैरेक्टर जरूर है लिविंग का, पर एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ आपको यहाँ दोनों में दिख रही है। ह्यूमन बींग्स में आपको इंट्रिंसिक इंटरनल अंदरूनी ग्रोथ दिख रही है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया माउंटेन का या रॉक का, जो एक्यूमुलेशन हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है, जो साइज वेट बढ़ रहा है, वो बाहरी तौर पे बढ़ रहा है। इसीलिए हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग फैक्टर नहीं लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है आपका रिप्रोडक्शन का। हमें पता है कि रिप्रोडक्शन का हमारा जनरल आइडिया क्या है बच्चों? हमारा जनरल आइडिया है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब जो माउंटेन है या रॉक है वो तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो क्या रिप्रोडक्शन हमारे लिए एक डिफाइनिंग फैक्टर बन जाता है? यहाँ पे भी हमारा जवाब है नहीं बनता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, नॉन लिविंग्स तो नहीं कर पा रही है, तो भी ये डिफाइनिंग फैक्टर क्यों नहीं हुआ बच्चों? वो डिफाइनिंग फैक्टर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास है इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कुछ एक्सेप्शन। ठीक है, वो एक्सेप्शंस क्या है बच्चों? वो एक्सेप्शंस है आपका नंबर 1 म्यूल। म्यूल क्या होता है? म्यूल होता है हाइब्रिड किसके बीच में? डोंकी और हॉर्स के बीच में, और हॉर्स के बीच में। और ये होता है इनफर्टाइल, इनफर्टाइल या स्टेराइल, कुछ भी आप कहना चाहें, इनफर्टाइल कहेंगे हम इसको। ठीक है, क्या होता है बच्चों? ये होता है इनफर्टाइल। अब अगर ये इनफर्टाइल है, अगर ये इनफर्टाइल है तो क्या ये रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता है, पर ये तो लिविंग है। बहुत बार बहुत ह्यूमन बीइंग्स में भी ऐसा होता है कि वो क्या नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ इश्यूज होते हैं, प्रॉपर गेमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए वहां पे भी जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग्स फिर लिविंग नहीं है अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं? वो तो फिर भी लिविंग है, वो सांस ले रहे हैं, वो तो ग्रो कर रहे हैं, है ना? क्योंकि ये क्लैरिटी आपको नहीं है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट क्लैरिटी आपके पास नहीं है, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को भी क्या नहीं कहते हैं, हम उसको एक डिफाइनिंग फैक्टर नहीं लेते हैं। क्या नहीं करते हैं? हम उसको भी एक डिफाइनिंग फैक्टर नहीं लेते हैं। अब जो आपका दूसरा या तीसरा जो आपका कैरेक्टर है जिसमें हमें देखना है इसको, वो है बच्चों आपका रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। क्या है आपका? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब आप अवेयर हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या होता है बच्चों? होता है अवेयरनेस। किस चीज की अवेयरनेस? ऑफ द सराउंडिंग्स यू आर इन। जिन सराउंडिंग्स के अराउंड आप हैं उनकी अवेयरनेस होना क्या कहते हैं बच्चों? उसको उसको आप कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स, अब एक चेयर को थोड़ी ना पता है कि उसके साइड में टेबल है। क्या चेयर को कभी पता चल सकता है कि उसके साइड में टेबल है, वो एक कमरे में है, उसके ऊपर फैन है, उसके साइड में विंडो है, विंडो में कर्टन्स लगे हैं? नहीं। एक नॉन लिविंग थिंग कभी भी इस चीज की अवेयरनेस नहीं हो सकती है उसमें कि उसके अराउंड क्या है। अगर मैं एक टेबल पे कोई गर्म चीज रख दूंगी तो वो चिल्ला के मुझे ये नहीं कहेगी कि अरे यार ये तो गर्म है, मैं जल रहा हूँ। ठीक है, ये जो अवेयरनेस है, ये जो अवेयरनेस है या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, ये क्या है बच्चों? ये है एक डिफाइनिंग फैक्टर। ये है एक डिफाइनिंग फैक्टर किस चीज का? लिविंग का। क्यों है ये एक डिफाइनिंग फैक्टर? क्योंकि केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। अब आप मुझसे बोलोगे कि रिस्पॉन्स अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, पर अगर कोई इंसान कॉमा में है उसको तो कुछ नहीं पता चलेगा अपने सराउंडिंग्स का। उसको अपने सराउंडिंग्स का पता नहीं चल रहा है, बट उसको जो मेडिसिन दे रहे हैं हम, उसको जो इंजेक्शंस लग रहे हैं,
उससे उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, उससे उसकी बॉडी स्टिल जीवित है, वो अभी भी डेड क्यों नहीं है? वो डेड ह्यूमन बीइंग डेड इसीलिए नहीं है क्योंकि वो मेडिसिन पे रिएक्शन कर रहा है, वो इंजेक्शन पे रिएक्शन कर रहा है। मेडिसिन और रिएक्शन क्या है बच्चों? मेडिसिन और रिएक्शन ही तो आपका स्टिम्युलाई है। मेडिसिन और रिएक्शन आपका स्टिम्युलाई है, और इन स्टिम्युलाई से कॉमा में जो इंसान है उसका रिस्पॉन्स क्या है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही है। ठीक है, तो ये इस केस में भी रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई दिखाता है। इसीलिए रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई क्या हुआ बच्चों? रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई हुआ आपका एक डिफाइनिंग फैक्टर। क्या हुआ आपका? एक डिफाइनिंग फैक्टर। अब मैं अगर मूवमेंट और लोकोमोशन ले लूं तो आप देखिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो लोकोमोशन नहीं होता है। जो प्लांट्स है आपके, अगर मैं यहाँ पे एक प्लांट को शो करूं तो क्या वो 1 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा, करेक्ट। इसीलिए जो ये मूवमेंट है ये भी एक डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है, ये डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है, हम जो फिफ्थ कैरेक्टर देखेंगे बच्चों वो है आपका मेटाबॉलिज्म। वो क्या है आपका? वो है आपका मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितने रिएक्शंस होते हैं, ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ सेल, कोशिका में या उस पूरे ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, पूरे ऑर्गेनिजम्स में। सेल का इसीलिए बात करी हुई है क्योंकि बहुत लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड होते हैं, तो वो एक सेल ही उसका पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? रिएक्शन जो एक सेल में या एक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उसको आप कहते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो खाना खा रहे हैं उसका ब्रेक डाउन होना, ठीक है, क्या है ये? आपका जो डाइजेशन ऑफ फूड है, आपका जो रेस्पिरेशन है, ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं आपकी बॉडी के। ठीक है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वो होते हैं जो कहाँ हो रहे हैं बच्चों? जो हो रहे हैं किसमें? एक लिविंग सिस्टम में। किसमें? एक लिविंग सिस्टम में। ये जो सेल है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है? ये है आपका एक लिविंग सिस्टम। तो लिविंग सिस्टम में होने वाले जितने भी रिएक्शंस है, जितने भी प्रोसेसेस हैं, वो मेटाबॉलिज्म में है। अब जो मेटाबॉलिज्म में है, अगर मैं कहूँ कि रेस्पिरेशन ले लूं तो क्या एक टेबल रेस्पायर कर सकता है? एक चेयर में रेस्पिरेशन हो सकता है? क्या दीवारें रेस्पायर कर सकती हैं? डाइजेशन ऑफ फूड कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। इसीलिए मेटाबॉलिज्म भी आपका क्या हो जाता है? एक डिफाइनिंग फैक्टर। क्या हो जाता है बच्चों? एक डिफाइनिंग फैक्टर। एकाएक कि किसमें आपको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? हमारा कंक्लूजन ये होता है कि मेटाबॉलिज्म भी एक डिफाइनिंग फैक्टर है। किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जो आखिरी हमारा कैरेक्टर है बच्चों वो है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है आपका? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मानेंगे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है एक डिफाइनिंग फैक्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्या है ये? एक डिफाइनिंग फैक्टर है किनका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्यों है? देखो, जो आपकी बॉडी है बच्चों वो किसकी बनी है? सेल की। सेल से आप क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं आपके। टिश्यूज से बन रहे हैं आपके ऑर्गन। ऑर्गन से बन रहे हैं आपके ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की वजह से आप पे जीता जागता चलता फिरता सांस लेता सारे प्रोसेसेस करता हुआ पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ये आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। क्या आपको ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखेगा? क्या आपको दिखेगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहले सेल बनते हैं, फिर एक टिश्यू बनते हैं, फिर उनसे ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम अपना अपना फंक्शन करते हैं, उनका अपना अपना स्ट्रक्चर है? ये सिस्टम या ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपको नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं मिलेगा। इसलिए ये केवल और केवल किस में मिलेगा आपको? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो वो तीन डिफाइनिंग फैक्टर्स जो अभी हमने देखे सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या सिर्फ लिविंग वर्ल्ड में मिलते हैं, वो कौन से हैं बच्चों? वो है पहला आपका रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई या कॉन्शियसनेस। रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई या कॉन्शियसनेस। दूसरा क्या था बच्चों? दूसरा था आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। और तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
तो जब मैं कहूं लिविंग वर्ल्ड, जब भी इस चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड शब्द जितनी भी बार आएगा, तब तब आपको समझना है कि हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जिनमें ये डिफाइनिंग फैक्टर्स हैं, और जो अन्य दूसरे फैक्टर्स हैं जो डिफाइनिंग नहीं है बट फैक्टर्स जरूर हैं, वो है आपका ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, मूवमेंट होता है, ये सारी चीजें जिनमें हो रही हैं हम उनको क्या कह रहे हैं? हम उनको कह रहे हैं बच्चों लिविंग। हम क्या कह रहे हैं उनको? हम कह रहे हैं उनको लिविंग। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, शुरू करते हैं एक एक लाइन से इस चैप्टर को गहराई से पढ़ना। देखो क्या कहा गया है बच्चों इस चैप्टर में। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। तो जो लिविंग की दुनिया है वो कितनी खूबसूरत है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। बहुत सारी वैरायटी किस चीज की है? लिविंग टाइप्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या देखने के मिलती है बच्चों? आपको मिलती है इनकी वाइड वैरायटी देखने को। क्या मिलती है? इनकी वाइड वैरायटी देखने को मिलती है। द extraordinary habits in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, ocean, freshwater lakes, desert or hot springs, leave us speechless. अब हैबिटेट्स क्या होते हैं बच्चों? जहां पे ये रह रहे हैं, अपना फंक्शन कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो जगह क्या है बच्चों? वो है आपका इनका हैबिटेट। ठीक है, जहां पे ये रहते हैं और अपने सारे फंक्शंस करते हैं, वो हमारा इनका हैबिटेट है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बच्चों? कौन कौन से हैबिटेट्स हैं? कोल्ड माउंटेन्स में भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ओशन में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर लेक्स में भी मिलेंगे, डेजर्ट में भी मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग में भी मिलेंगे। इतनी सारी जगहों पे नेचर में आपको इतने सारे डिफरेंट हैबिटेट्स मिलते हैं, और ये सब देखकर हम क्या करते हैं? हम एक सेंस ऑफ सरप्राइज में होते हैं, हम एस्टॉनिश होते हैं, हम स्पीचलेस रह जाते हैं इस खूबसूरती के देखकर, इस वाइड वैरायटी को देखकर। ठीक है, the beauty of a galloping horse, of migrating birds, the valley of flowers, or the attacking sharks evokes awe and sense of wonder. तो चाहे आप एक घोड़े को दौड़ता हुआ देखें, चाहे आप माइग्रेटरी बर्ड्स के झुंड को आता हुआ देखें, चाहे आप एक वैली ऑफ फ्लावर्स देखें या एक अटैकिंग शार्क को देखें, अब आप देख रहे हैं कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हॉर्स की बात हो गई, बर्ड्स की बात हो गई, फ्लावर्स की बात हो गई, शार्क्स की बात हो गई, इतने सारे वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखकर हम कहीं ना कहीं तो इसकी खूबसूरती को क्या करते हैं? निहारते हैं। ठीक है, सेंस ऑफ ऑ आता है, हम इसको देख के अचंभित होते हैं और हम सोचते हैं। क्या सोचते हैं ये आपको अगली लाइंस में बताया गया है। देखो, the ecological conflict and cooperation among the members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside a cell, makes us deeply reflect on what life indeed is. तो जब हम इन पॉपुलेशन को देख रहे हैं, पॉपुलेशन किसकी बच्चों? जब हम पॉपुलेशन देख रहे हैं इन ऑर्गेनिजम्स की, उससे क्या बनता है? बहुत सारी पॉपुलेशन से बनती है। जब हम कम्युनिटी देखते हैं किसकी? इन पॉपुलेशंस की। ठीक है, अगर हम इनको भी नहीं, हम सिर्फ बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके सिर्फ एक सेल को देख लें और उसमें होने वाली गतिविधियों को देख लें, ठीक है, तब हमारे दिमाग में जो सवाल आता है वो है कि लाइफ असलियत में है क्या? वॉट इंडीड इज लाइफ? क्या सवाल आता है? वॉट इंडीड इज लाइफ? इतनी सारी चीजों को देखकर हमारे दिमाग में एनसीईआरटी क्या पूछने को आपको कह रही है खुद से, वो ये है कि व्हाट इंडीड इज लाइफ। अब इस सवाल को उन्होंने दो क्वेश्चंस में बांटा है। इस सवाल से दो और कड़ियां निकल के आती हैं। पहला जो सवाल निकलता है वो है टेक्निकल वन, इट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर्स फॉर व्हाट इज लिविंग एज अपोज्ड टू व्हाट इज नॉन लिविंग। जो टेक्निकल सवाल है वो ये है कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज नॉन लिविंग है। और जो दूसरा सवाल आता है वो थोड़ा फिलोसफिकल सवाल है, वो थोड़ा ऊपरी सोच का सवाल है, उसमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़े अलग नजरिए से देखना पड़ेगा उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि पर्पस ऑफ लाइफ है क्या। पहला सवाल बच्चों क्या था? टेक्निकल सवाल था, जिसमें क्या डिफरेंशिएट करना था? लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करना था।
और जो आपका दूसरा सवाल है बच्चों, फिलोसफिकल सवाल, तो ये था आपका पर्पस का, कि जिंदगी का पर्पस है क्या। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि साइंटिस्ट की नजर से देखेंगे, क्योंकि हम इसको टेक्निकल नजर से देखेंगे, इसीलिए हम जो सवाल का जवाब यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे वो है लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर, जो मैंने आपको अभी बताया डिफाइनिंग फीचर्स के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका टॉपिक डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जब हम डाइवर्सिटी शब्द कह रहे हैं तो हमारा डाइवर्सिटी से क्या मतलब है बच्चों, हमारा डाइवर्सिटी से मतलब है वैरायटी। क्या मतलब है हमारा, डाइवर्सिटी से हमारा मतलब है वैरायटी। वैरायटी किन चीजों की, जो ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वैरायटी, उनकी वैरायटी। तो अगर क्या कहा गया है, इफ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चाहे आप पॉटेड प्लांट्स देखिए, इंसेक्ट देखिए, बर्ड देखिए, पेट्स देखिए, बहुत सारे किस्म के आपको जीव जंतु जानवर दिखेंगे अपने आसपास जब आप देखेंगे। There are several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो आपको आंखों से नहीं दिखेंगे, उनके लिए आपको क्या लगेगा, आपको एक माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हो सकता है सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिख जाए, तो वो आपके आसपास जरूर है, भले ही आपको दिख नहीं रहे हैं। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, वैरायटी बढ़ेगी। सो इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन, जिस एरिया में आप ये सारे ऑब्जर्व कर रहे थे, अगर वो एरिया आप बढ़ा दें, रेंज आप बढ़ा दें, तो क्या बढ़ जाता है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू वुड सी इंक्रीजेस। देखो, पहले मैं इस साइज का स्क्वायर देख रही थी, इसके अंदर के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रही थी। अब मैं इस साइज का जो एरिया है उसके ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करूंगी। ठीक है, तो इतने एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो इस एरिया के ऑर्गेनिजम्स से तो कम होंगे। मैंने एरिया बढ़ाया तो मेरे को वैरायटी ज्यादा मिली, हो सकता है मुझे नंबर ज्यादा मिलेगा, मुझे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज्यादा मिलेंगे। तो वो यही कह रहा है कि जैसे जैसे जिस एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हो उसका साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको क्या दिखना ज्यादा शुरू हो जाएगा, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी आपके इंक्रीज होंगे। ठीक है, उदाहरण इन्होंने आपको ये दिया है एनसीईआरटी वालों ने, कि अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट में चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, एक डेंस फॉरेस्ट में चले जाते हैं, तो आपको क्या दिखेगा, आपको मच ग्रेटर काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आपको क्या दिखेंगे, प्लांट्स दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे। ठीक है, जो एक एक पर्टिकुलर स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब स्पीशीज क्या शब्द है भाई जो इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, तो स्पीशीज हम बच्चों सिंपल टर्म में हम स्पीशीज होती है लिविंग थिंग। ठीक है, लिविंग है पहली चीज, तो स्पीशीज कैरेक्टर नंबर 1। स्पीशीज क्या होता है, स्पीशीज होता है बच्चों एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनमें किस चीज की क्षमता होती है, पहला कि वो एक दूसरे से सिमिलर इनफ है, और क्योंकि वो एक दूसरे से सिमिलर इनफ है इसीलिए वो क्या कर पाएंगे, वो ब्रीड कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स हमारा क्या है बच्चों, स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या है, स्पीशीज है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर सिमिलर इनफ to be able to breed or reproduce with each other to produce fertile species। ये क्या है बच्चों, आपका है to produce fertile offsprings। ये क्या है बच्चों, ये है आपका species। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्पीशीज जो हमको नोन है, जिसकी हमने स्टडी कर रखी है, जिसको हमने डिस्क्राइब करके नोट डाउन कर रखा है, वो नंबर कितना है बच्चों इस वक्त वर्ल्ड में, वो है 1.7 से 1.8 मिलियन। वो कितना है, वो है 1.7 से 1.8 मिलियन। ठीक है, और ये जो नंबर है ये क्या है आपका, ये है आपका बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायो प्लस डाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ, जितनी भी आपने लिविंग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, उनकी डाइवर्सिटी को क्या कहोगे बच्चों, उनकी वैरायटी को आप कहते हो बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो आपको 1.7 से 1.8 का ये जो नंबर दिख रहा है, ये आपको क्या दर्शाता है, ये आपको दिखाता है अर्थ पे
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बायोडाइवर्सिटी या ऑर्गेनिजम्स की बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं, वो आपको ये 1.7 से 1.8 मिलियन का नंबर दिखाता है। ठीक है, we should remember here that we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. So जैसे जैसे आप और एरिया अपना बढ़ाते हैं, नई नई जगहों पर जाते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, वैसे वैसे ये जो 1.7 से 1.8 मिलियन का नंबर है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि हमें न्यू ऑर्गेनिजम्स मिलते जाएंगे। ठीक है, अगला ये बच्चों आपको एक बहुत जरूरी सवाल जो पूछ रहा है वो ये है कि अब देखिए, आपने एक ऑर्गेनिज्म पढ़ा, ठीक है, अब वो जो प्लांट और ऑर्गेनिज्म है, अब वो हो सकता है वो प्लांट आपको इंडिया में भी मिलता हो सकता है वो प्लांट आपको यूएसए में भी मिलता हो सकता है वो प्लांट आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता हो, न्यूजीलैंड में भी मिलता हो। हर जगह किसी प्लांट या एनिमल या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस एरिया के किस नाम से जाना जाता है? लोकल नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि वो नाम वहां का लोकल नाम है, इसीलिए वो डिफर करेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया by their local name. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये बच्चों यही कह रहा है कि ये तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि इंडिया में एक नाम से जाना जाएगा और यूएसए में एक नाम से जाना जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से एक नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगर आप देखो तो जरूरी नहीं है कि यहाँ आपको हर अलग अलग जगहों के नाम से जाना जा रहा है और हम इस चीज को आसानी से समझ लेंगे। हम इस चीज को आसानी से इसलिए नहीं समझ सकते बच्चों क्योंकि तो अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। लोकल नेम से जाना जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको कहूं कि मैंगो है, ठीक है, अब मैं आपको कहूं मैंगो है, ये इंडिया में अगर मैं इसको बोलूंगी तो हम तो इसको आम कहेंगे। ठीक है, आम कहेंगे। अब अगर इसको यूएसए में कुछ और कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और कह रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर यूएसए में जो लोकल नेम है जो कि आम से डिफरेंट है, या ऑस्ट्रेलिया में जो लोकल नेम है जो यूएसए के नेम से और इंडिया के नेम से अलग है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम तीनों लोग मैंगो की ही बात कर रहे हैं, हम तीनों लोग मैंगो की ही बात कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी अगर सब अपनी अपनी भाषा में बात करेंगे। इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हमने साइंटिस्ट ने क्या सिस्टम बनाया बच्चों? साइंटिस्ट ने एक सिस्टम बनाया जिसको आप कहते हैं नॉमेनक्लेचर करना, जिसको आप क्या कहते हो बच्चों? नॉमेनक्लेचर करना। ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर ये होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को डिफाइन कर दो, उसको आइडेंटिफाई कर दो, तो आप उसको नेम करते हो, आप उसको एक नाम देते हो जिस नाम से वो पूरे संसार में जाना जाएगा, और ये नाम होता है उसका साइंटिफिक नाम, ये नाम होता है उसका साइंटिफिक नाम। तो ये जो नेमिंग का प्रोसेस है, ये जो नाम देने का प्रोसेस है, इसको आप क्या कहते हो बच्चों? इसको आप कहते हो नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर का कैरेक्टर क्या होगा? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए का मतलब ये होता है कि एक नाम जो आपने दे दिया उसी नाम से वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि हम आम का ही एग्जाम्पल ले रहे थे, अब जो आम का जो नाम है बच्चों वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है? होता है मैंगीफेरा इंडिका। अब मैंगीफेरा इंडिका, मैंने मैंगो का नाम रख दिया, मैंने आम का नाम रख दिया। अब मैं मैंगीफेरा इंडिका चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाके बोलूं, चाहे यूएसए में जाके बोलूं, चाहे इंडिया में जाके बोलूं, चाहे युगांडा में जाके बोलूं, कहीं पे भी बोलूं, सबको पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं आम की ही बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमने आम का नॉमेनक्लेचर किया है, क्योंकि हमने आम को एक नाम दिया है, नाम वो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग
of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. जब हम living organism के नाम देने के process को standardize कर दें सच दैट ऐसे कि उस एक नाम से वो पूरे विश्व में जाना जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को कहते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन क्या है? इट्स अ साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म सो दैट वन ऑर्गेनिज्म हैज अ यूनिवर्सल नेम। ठीक है, अब आपको किसी चीज को नाम देना है तो उसके बारे में आपको उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है एक ऑर्गेनिज्म का, इस करेक्ट डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं बच्चों? इस करेक्ट डिस्क्रिप्शन को देने की प्रोसेस को आप कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन है प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एन ऑर्गेनिज्म टू अ नोन ग्रुप बेस्ड ऑन फीचर्स। तो आप आइडेंटिफाई करते हैं किसको? आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उस ऑर्गेनिज्म के फीचर को। ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो आप यहाँ पे करेक्टली इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको लिस्ट डाउन कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब in order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each other. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided by International Code of Botanical Nomenclature। ये इतनी सारी बात इसमें ये कर रहा है कि जब हमें प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देना हो तो ये नेम कौन देता है? ये नेम देता है आपका ICBN, जिसका मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, प्लांट्स का नाम देता है, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, एनिमल्स को नाम देता है। ठीक है, ये क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं साइंटिफिक नाम। साइंटिफिक नाम किनको? ऑर्गेनिजम्स को, जिन एक नाम से वो पूरे विश्व में जाने जाए और कोई कंफ्यूजन ना हो जब आप लोकली उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड? एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट have evolved International Code of Zoological Nomenclature, International Code of Zoological Nomenclature, और उससे हम क्या करते हैं बच्चों? उससे आप दे पाएंगे नाम इस चीज को, एनिमल्स को। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा एक नाम देने का तरीका एनिमल्स को। तो हमने इनमें क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि प्लांट्स को नाम कौन दे रहा है बच्चों? प्लांट्स को नाम दे रहा है ICBN, और एनिमल्स को नाम कौन दे रहा है बच्चों? एनिमल्स को नाम दे रहे हैं ICZN। ठीक है, The scientific names ensure that each organism have only one name। ये जो हम साइंटिफिक नाम दे रहे हैं, हम इसमें इंश्योर कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो। ऐसा ना हो कि फिर से हमने बहुत सारे साइंटिफिक नाम दे दिए, ये तो फिर से हमको कंफ्यूजन हो गई। तो एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होता है। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name। तो जब आप एक ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करेंगे, अगर मैं आपको एक कैरेक्टर्स बताऊं एक ऑर्गेनिज्म के, और एक दूसरी कंट्री में बैठे इंसान को भी उसके कैरेक्टर्स बताऊं, तो आप दोनों को एक ही नाम पर आना होता है। क्यों? क्योंकि मैं एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स हैं, मैंने आपको कैरेक्टर बताए। अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म को मैंने करेक्ट आइडेंटिफाई किया है, तो जब मैं उसके कैरेक्टर्स बता रही होंगी तो आप कहेंगे कि हाँ, जिस ऑर्गेनिज्म का मैं आपको कैरेक्टर बता रही हूँ वो मैंगो ही है, या वो मैंगीफेरा इंडिका ही है। इसीलिए जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको भी हमें सही से डिस्क्राइब करना है। हमें डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि हम एक ही करेक्ट साइंटिफिक नाम पर पहुंचे। ठीक है, दिस ऑल्सो इंश्योर्स दैट सच नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से करेंगे, इसीलिए एक ही साइंटिफिक नाम हम दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंफ्यूजन की वजह से ना दे दें। ये वाली भी प्रॉब्लम इस चीज से दूर हो जाती है। किस चीज से? एक ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब करने से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका, देखो, जो बायोलॉजिस्ट्स हैं, ठीक है, उन्होंने यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जो साइंटिफिक नाम हमने दिए ऑर्गेनिजम्स को। अब ये जो ऑर्गेनिज्म को नाम दिए हैं,
ये नाम देने के दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? हर नाम जो आप देते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम, दूसरा कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट। और क्योंकि नाम में दो कंपोनेंट्स है, इस नॉमेनक्लेचर को, इस नाम देने के प्रोसेस को, इस नेमिंग को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाई शब्द इसलिए यूज हो रहा है, यहाँ पे बाई जो शब्द है वो इसीलिए यूज हो रहा है क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। क्या है? दो कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट्स हमारे कौन से हैं बच्चों? हमने अभी देखा, पहला है आपका जो जेनेरिक नेम होता है, यानी कि जो जीनस का नाम होता है, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट, जो स्पीशीज का नाम होता है। उदाहरण के तौर पर हम मैंगीफेरा इंडिका ही लेते हैं। यहाँ पे मैंगीफेरा क्या है? आपका जीनस नाम, इंडिका क्या है? आपका स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज का नाम। ठीक है, वो यही कहना चाहता है। और ये सिस्टम किसने प्रोवाइड किया था बच्चों? जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है वो प्रपोज किया था हमारे साइंटिस्ट ने, कार्लोस लीनियस ने। इसने कार्लोस लीनियस ने। तो इस सिस्टम में क्या होता है? ये है टू नेम सिस्टम। क्या है बच्चों? ये है टू नेम सिस्टम। टू नेम क्यों है? क्योंकि जो वर्ड है वो, जो नाम है साइंटिफिक नेम, वो दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है जो जनरल शब्द होता है आपका जेनेरिक नेम यानी कि जीनस, और जो सेकंड शब्द है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया, एग्जाम्पल यही है कि एग्जाम्पल है मैंगो का, इसको समझने के लिए नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा है जीनस, इंडिका है स्पीशीज। अब ये जो नेमिंग का जो सिस्टम है ना बच्चों, नॉमेनक्लेचर का, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। रूल नंबर 1 क्या है? जो बायोलॉजिकल नेम्स है, जो साइंटिफिक नेम्स है, वो हम जनरली लैटिन में लिखते हैं। लैटिन में क्यों लिखते हैं? क्योंकि लैटिन को एक डेड लैंग्वेज कहते हैं। डेड लैंग्वेज ये नहीं कि मरी हुई लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं। क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, लैंग्वेज स्थिर रहेगी, इट विल नेवर चेंज। इसीलिए जो हमने एक बार दे दिया नाम, वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, दूसरा ये है कि जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको क्या करते हैं? इट इज रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, अब मैं जब भी लिख रही हूँ हाथों से, तो मैं हमेशा ऐसे इटैलिक्स में तो नहीं लिख सकती हूँ, है ना। जब हैंड रिटन लिख रही हूं मैं इसको हाथों से, तो मैं इसको इटैलिक्स में नहीं लिख पाऊंगी। इसीलिए हैंड रिटन का क्या रूल है बच्चों? जब आप हाथ से लिखेंगे, पेन से लिखेंगे, पेन पेपर कॉपी पे लिखेंगे, तो जैसे मैंने लिखा मैंगीफेरा इंडिका, तो इसको मैं सीधा लिखूंगी और इनको अलग अलग अंडरलाइन कर दूंगी। यही चीज जब मैं टाइप करूंगी, तो मैं अंडरलाइन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इटैलिक्स करूंगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा जो रूल्स में? पहला कि लैटिन में होते हैं, जनरली इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, दे आर लैटिनाइज्ड, क्योंकि लैटिन ओरिजिन से है। क्यों? क्योंकि लैटिन डेड लैंग्वेज है। दूसरा आपने क्या पढ़ा? जो पहला शब्द है बायोलॉजिकल नेम का, वो जीनस को बताता है, और जो दूसरा हिस्सा है वो किसको बताता है? वो स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने ये पढ़ा कि जब हम हैंड रिटन करते हैं नाम को, तो हम उसको अंडरलाइन करते हैं अलग अलग, और उसी चीज को जब आप इटैलिक्स में हम प्रिंट करते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं? इटैलिक्स में लिखते हैं, क्योंकि इसको इटैलिक्स करने से वो क्या शो करता है? उस शब्द की लैटिन ओरिजिन को शो करता है, उस शब्द का लैटिन ओरिजिन को वो शो करता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं और थोड़े से रूल्स। जो रूल्स है बच्चों वो क्या है? देखो, जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या डिनोट करता है? जीनस डिनोट करता है, कैपिटल लेटर में होता है। और मैंगीफेरा है, उसमें फर्स्ट वर्ड जो है मेरा वो कैपिटल लेटर में है, और जो इंडिका है मेरा वो है स्मॉल लेटर में। तो जो जीनस है बच्चों वो किससे शुरू होता है? वो शुरू होता है कैपिटल लेटर से, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो किससे शुरू होता है बच्चों? वो शुरू होता है स्मॉल लेटर से। ठीक है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, और हम उसको एब्रीविएट करते हैं। अगर लीनियस ने कोई चीज डिस्क्राइब करी है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका के आगे अगर आपको लिखा हुआ मिले लिन, ठीक है, आपको ये मिले अगर लिखा हुआ, तो आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि हम इस मैंगीफेरा इंडिका को पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था? मैंगीफेरा इंडिका को पहली बार डिस्क्राइब किया था लीनियस ने, पहली बार डिस्क्राइब किया था लीनियस ने। ठीक है,
तो जो लीनियस है वो हमने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, हमने इसको बिल्कुल मैंगिफेरा इंडिका कार्लोस लीनियस नहीं लिखा है। हमने क्या किया है, हमने साइंटिस्ट के नाम को एब्रीविएट किया है, शॉर्ट में हमने लिन लिखकर डॉट डाला है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये ऑथर का नाम ये इंडिकेट करता है कि इस स्पीशीज को फर्स्ट टाइम किसने डिस्क्राइब किया था, लीनियस ने। किसने डिस्क्राइब किया था, लीनियस ने। सिंस इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे 1.7 1.8 मिलियन को तो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, बट जितने बाकी ऑर्गेनिजम्स है इट इज इम्पॉसिबल कि एक एक को जाके इंडिविजुअली स्टडी किया जाए। इसीलिए हमने मीन्स एंड वेज क्या करे हैं, अप्लाई करे हैं, डिवाइस करे हैं, क्या करने के लिए, इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को इसीलिए बच्चों हमने क्या किया है, हमने नेसेसरी वेज एंड मीन्स को क्या किया है, डिफाइन किया है, जिससे हम उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकें। तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग कैन बी ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जो कैरेक्टर्स हैं उनको देखकर उन ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक कैटेगरीज में विभाजित कर दें, उनको स्पेसिफिक कैटेगरीज में डाल दें। एग्जाम्पल क्या दिया है उन्होंने, देखो आप प्लांट और एनिमल को इजीली देख के बता सकते हो कि कौन सा पौधा है और कौन सा एनिमल है। क्यों, कैसे बता रहे हो आप उसको देखकर, आप उनको यही तो देख के बता रहे हो कि इनमें से जो प्लांट्स है उनमें लीव स्टेम रूट दिख रहा है, क्या आपको एनिमल में लीव स्टेम रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर मैं इन कैरेक्टर्स के बीच में आपको 10 प्लांट लाके दे दूं, 10 एनिमल लाके दे दूं, तो क्योंकि आपको ये कैरेक्टर्स पता है तो आप किसी एनिमल को प्लांट में नहीं डालोगे, और उसी तरीके से क्योंकि आपको एनिमल्स के कैरेक्टर्स पता है इसीलिए आप किसी प्लांट को भी एनिमल में नहीं डालोगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, हम यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों ग्रुपिंग। ग्रुपिंग किस चीज की, इन ऑर्गेनिजम्स की, किसमें, कन्वीनियंट कैटेगरीज में। और हमने इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डालने के लिए क्या इस्तेमाल किया है, इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं प्लांट कहती हूँ आपके दिमाग में कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे मैं एनिमल कहती हूँ आपके दिमाग में कुछ एक सर्टेन कैरेक्टर आएंगे, मैं डॉग कहूंगी तो आपके दिमाग में डॉग की एक परछाई आएगी, एक इमेज आएगी। ठीक है, तो वैसे ही जैसे ही हम किसी कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं हमें उस कैरेक्टर का अंदाजा लगता है, जिस ऑर्गेनिज्म के पास वो कैरेक्टर्स है उसका अंदाजा लगता है, और इसी तरीके से हम उस ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो बच्चों, इसी प्रोसेस को आप कहते हो क्लासिफिकेशन। क्या कहते हो, क्लासिफिकेशन। ठीक है, what image do you see when you think of a dog? Obviously each one of us will see dogs and not cats. Now if we think of Alsatians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we say mammals, you would of course think animals with external ears and body hair. Likewise, in plants, when we say of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plant and not of rice or any other plant. Hence, all these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. The scientific term, अब यहाँ बहुत जरूरी बात है बच्चों, इसको ध्यान से सुनना. The scientific term for these categories is taxa. Here you must recognize that taxa can indicate categories at different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that dog is a mammal, mammals are animals. Therefore, hence, based on these characters, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. ठीक है, अब बहुत भारी स्टफ आ गया तो हम इसको एक एक लाइन करके इसको डिकोड करते हैं. ठीक है, एक सिंगल सिंगल लाइन करके हम इस पूरी चीज को एक बार डिकोड करते हैं, क्योंकि ये जो आपका जब मैं पार्ट 2 पढ़ाऊंगी आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, उसको समझने के लिए ये लाइंस बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, क्या कह रहे हैं आपको एनसीईआरटी वाले, आपको वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं आपको कहूँ कैट्स,
अगर मैं आपको कहूँ मैमल्स, अगर मैं आपको कहूँ व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, तो आपके दिमाग में सर्टेन इमेज आएगी, ठीक है, सर्टेन इमेज आएगी इन सबकी। मैं आपको कहूँ एल्सेशियन, तो आप ये नहीं कहेंगे कि एल्सेशियन क्या है बच्चों, आप ये नहीं बोलोगे मुझे कि एल्सेशियन कैट है। हमें पता है कि एल्सेशियन डॉग की वैरायटी है, एक तरीके के डॉग है ना। तो इसी तरीके से मैं कोई भी ऑर्गेनिज्म का अगर नाम लूंगी तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा उसका एक सर्टेन इमेज, आपके दिमाग में आएगी उसकी सर्टेन इमेज, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये कैटेगरीज हैं जिनमें आप क्या कर रहे हो, इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हो। साइंटिफिकली ये जो कैटेगरीज हैं, जो हमने किसी को प्लांट कह दिया, किसी को मैमल कह दिया, किसी को एनिमल कह दिया, साइंटिफिक टर्म इन कैटेगरीज का क्या है, इनका है टैक्सा। साइंटिफिक टर्म क्या है इन कैटेगरीज का बच्चों, साइंटिफिक टर्म है इन कैटेगरीज का टैक्सा। क्या है, टैक्सा। जब हम टैक्सा कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कैटेगरीज। जब हम टैक्सा शब्द कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों, हम कह रहे हैं कैटेगरीज, ठीक है। हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कैटेगरीज। ये जो कैटेगरीज है इनका एग्जाम्पल आपको सिंपल तौर पे इन्होंने क्या दिया है, आपके एनसीईआरटी वालों ने सिंपली आपको दिया है कि जब हम प्लांट की बात करें वो एक कैटेगरी है, जब हम मैमल्स की बात करें वो एक कैटेगरी है, जब हम एक व्हीट की बात करें, राइस की बात करें या प्लांट की बात करें, तो ये सारी चीजें क्या है, ये है कैटेगरीज। साइंटिफिकली इन कैटेगरीज को, जिनमें हम इन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं टैक्सा, ठीक है। तो साइंटिफिक टर्म, ये देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन, द साइंटिफिक टर्म ऑफ दीज कन्वीनियंट स्टडी कैटेगरीज इज टैक्सा। टैक्सा क्या रिप्रेजेंट करता है, टैक्सा एक सर्टन हायरार्कल लेवल देता है, किसको, ऑर्गेनिजम्स को। प्लांट भी एक टैक्सा है, बीट भी एक टैक्सा है, ठीक है। हम यहाँ करना क्या चाहते हैं, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है ओवरऑल वो है टैक्सोनॉमी का। वो क्या है बच्चों, वो है टैक्सोनॉमी का। अभी जो हमने टैक्सा कहा था वो क्या था, एक कैटेगरी या एक लेवल, जो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई करते हैं और हमें उसको एक कैटेगरी में डालना है, उस कैटेगरी को हम टैक्सा कहते हैं। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, जिसमें हम कितना कुछ कर रहे हैं, देखो हमने पूरा प्रोसेस जो हमारा शुरू हुआ था, हमने कैरेक्टर्स पढ़े, हमने आइडेंटिफाई किया, हमने उसको नाम दिया, हमने उसको डिफरेंट टैक्सा में डाला। इस पूरी क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को आप क्या कहते हो बच्चों, आप कहते हो इसको टैक्सोनॉमी। आप क्या कहते हो इसको, आप इसको कहते हो टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी है ये जो पूरा हमने जो अभी साइंस की एक ब्रांच पढ़ी, जिसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफिकेशन किया, आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसका नॉमेनक्लेचर किया, उसको एक नाम दिया जिस नाम से वो यूनिवर्सली जाना जाएगा। नाम मिल गया, उसके बाद हमने उसको क्लासिफाई किया कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। क्लासिफाई करके हमने उसको एक टैक्सा प्रदान किया जिस टैक्सा में वो रहेगा। इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हो बच्चों, साइंटिफिक प्रोसेस को टैक्सोनॉमी। क्या कहते हो आप कहते हो इसको टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है बच्चों, टैक्सोनॉमी है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसके बारे में करता है ये, टैक्सोनॉमी में आप क्या पढ़ोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं हम, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं हम, सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस देख रहे हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, नेचर में वो उसकी क्या प्लेसमेंट है, वो नेचर में क्या काम कर रहा है, उसका वो एनवायरनमेंट में कैसा रह रहा है। तो ये सारे कैरेक्टर्स देखकर, इसको आइडेंटिफाई कर कर, नॉमेनक्लेचर नाम देके क्लासिफाई कर कर, ये पूरे प्रोसेस को आप कहते हो बच्चों टैक्सोनॉमी। क्या कहते हो आप, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में क्या आ रहा है, टैक्सोनॉमी में आता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। ये क्या है बच्चों, ये है आपका टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी एक ऐसी चीज नहीं है जो हम आज से कर रहे हैं, टैक्सोनॉमी हम सदियों से कर रहे हैं। Human beings have always been interested in knowing more and more about various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. अपने खुद के इस्तेमाल के लिए हम वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, कैरेक्टर, आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। वैसे ही
ऑर्गेनिजम्स एक और चीज करते हैं जो कि होता है सिस्टमैटिक, जो कि होता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन शब्द से मिला है जिसका नाम है सिस्टमा, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हम इतनी देर से क्या कर रहे हैं, हमने इतनी देर से कैरेक्टराइजेशन किया, हमने आइडेंटिफिकेशन किया, हमने क्लासिफिकेशन किया, हमने नॉमेनक्लेचर किया। जब बच्चों इसमें आप एक और फीचर जो है एवोल्यूशनरी स्टडी, एवोल्यूशनरी स्टडी को जोड़ने, एवोल्यूशनरी स्टडी को जोड़ने, ठीक है, टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी स्टडी, तो वो क्या बन जाता है बच्चों, वो बन जाता है आपका सिस्टमैटिक्स। क्या बन जाता है बच्चों, सिस्टमैटिक्स। तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या नहीं कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आप कैरेक्टराइज नहीं कर रहे हो, आइडेंटिफाई, क्लासिफाई या नॉमेनक्लेचर नहीं कर रहे हो, आप उसके साथ उसका एवोल्यूशन भी देख रहे हो, उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बाकी ऑर्गेनिजम्स की भी साथ देख रहे हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बच्चों सिस्टमैटिक्स। तो हम शुरू कहाँ से हुए थे, हम एक कैटेगरी या एक माइन्यूट लेवल से शुरू हुए थे जिसको हमने टैक्सॉन कहा। जैसे स्पीशीज है किसी ऑर्गेनिज्म का, एक कैटेगरी है, तो एक टैक्सॉन है वो, ठीक है। उसके बाद हमने ये समझा कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी है ब्रांच साइंस की, जिसमें हम किस चीज से डील कर रहे हैं, हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं। जब हम इन चार चीजों में पांचवी चीज एवोल्यूशनरी स्टडी भी डाल दे, तब हम क्या कहते हैं उस स्टडी को, तब आप कहते हो उस स्टडी को सिस्टमैटिक्स, ठीक है, सिस्टमैटिक्स। The word systematics is derived from Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. Linnaeus used Systema Nature as the title of his publication. तो Linnaeus ने बच्चों जो ये शब्द है इसको पहली बार कहाँ यूज किया था, अपनी जो किताब है सिस्टमा नेचर, उसमें इस शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया था। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between organisms. तो हम आइडेंटिफाई, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफाई ये तो टैक्सोनॉमी में भी कर रहे थे। एक अलग चीज जो आप सिर्फ सिस्टमैटिक्स में करते हैं वो है कि हम एवोल्यूशनरी स्टडी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करते हैं। ये होता है बच्चों आपका सिस्टमैटिक्स। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा बच्चों, हमने पहले पढ़े कुछ कैरेक्टर्स जो लिविंग के हैं, फिर हमने देखा कि डाइवर्सिटी किस तरीके की है, फिर आपने देखा बच्चों कि हमें नॉमेनक्लेचर की नीड क्यों है, और हमने देखा कि कौन से इंस्टीट्यूशंस इस नॉमेनक्लेचर को प्लांट्स और एनिमल्स में देते हैं। फिर आपने पढ़ा बच्चों बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में जो लीनियस ने दिया था। फाइनली आपने रूल्स पढ़े, हमने टैक्सा के बारे में पढ़ा, हमने टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा, और हमने फाइनली अब क्या पढ़ा है, सिस्टमैटिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम अपना 10th और लास्ट पार्ट करेंगे जो होगा बच्चों आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या होगा आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। आपका कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर डाउट का रिप्लाई करूंगी। और अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में कल, ताकि ये चैप्टर हमारा खत्म हो। फिर आने वाली सीरीज में इस पूरे चैप्टर को एक 15 मिनट के वन शॉट में भी कवर कर देंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। बाय बाय।